नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री क्षत्रिय युवक संघ के पूर्व संघ प्रमुख एवं संरक्षक श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम है, अगर हम श्री क्षत्रिय युवक संघ की बात करते, इतना बड़ा संगठन और बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं, कैसे ये संभव हो पाया? क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना हुए 75 वर्ष हो गए हैं। तो प्रारंभ में हर एक चीज़ का बोलबाला नहीं होता है, इतना प्रचार भी नहीं होता, उसको लोग जानते भी नहीं है। तो प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई तब इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि, और तन सिंह जी के वो ही जाने कि इनके भविष्य के बारे में वो जाने, लेकिन आम जनता जानती भी नहीं थी, हमारे समाज के लोग भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे जो कार्यक्षेत्र में उतरे लोग, बच्चे संस्कारित होने लगे, इसके बाद में अभी शोर शराबा तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र है जी। साधना में शोर शराबा होगा तो वो फिर दिखावा ज़्यादा हो जाएगा और वो काम नहीं हो सकेगा। और ये तन सिंह जी प्रचार के भी बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे कि प्रसाद एक मीठा जहर है जो लोगों को प्रसिद्धि पाने के लिए झूठे काम करते हैं। तो इसलिए ये शोर शराबा न होने का कारण एक साधना का कारण है। बिल्कुल। इसकी प्रेरणा कैसे मिली? राजस्थान में इसकी शुरुआत कैसे हुई? देश भर में कैसे फैला इसे? और सबसे अहम ये कि काम कैसे करता है संगठन? देखिए, प्रेरणा तो मिली तन सिंह जी को, जो स्वयं एक विद्यार्थी थे जी। देश की आज़ादी से पहले सन 1944 में वो पिलानी में पढ़ते थे, जो पिलानी की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बाद में बनी, पहले कॉलेज थी और अच्छा स्टैंडर्ड था उसका। इससे पहले चौपासनी में पढ़ करके यहाँ आए और चौपासनी से ही उनको धीरे धीरे सामाजिक काम करने की प्रेरणा मिलती रहती थी कि मैं भी कुछ करूं। तो लोगों से संपर्क करना, ये करते करते फिर 44 में इस क्षत्रिय युवक संघ नाम की संस्था का, जो जिसको हम कह सकते हैं अनौपचारिक स्थापना हुई दिवाली के दिन जी। दिवाली के दिन जैसा उन्होंने कभी बताया कि वो अपने छात्रावास की मुंडेर पर बैठे थे और चारों तरफ दीपावली के दीपक जल रहे थे और अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात में वो दीपक बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन कितनी देर। तो उनको ऐसी प्रेरणा उन दीपक से मिली कि ये दीपक जिस प्रकार से थोड़ी देर बाद में बुझ जाएंगे, तो लेकिन ये अमावस्या की रात है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है, ये अत्याचार है, इसको दूर कैसे करने वाला कौन होगा? तब उनके दिमाग में ये है कि दूसरे से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, हमको ही करनी चाहिए। लेकिन कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। समाज के लोगों को इकट्ठा कर करके उसके बारे में बातचीत की, कुछ सहपाठियों से बात की और इसका पहला अधिवेशन हुआ जोधपुर में और फिर दूसरा हुआ झुंझुनू जिले के गांव में, काली पहाड़ी में। और वहाँ क्या होता था, साल में एक अधिवेशन कर लिया, तालीम कर दी, प्रस्ताव पास कर लिया, जैसे दूसरी संस्थाएं होती है, उनको संतोष नहीं था। फिर यहाँ से पढ़ने के लिए, अग्रतर पढ़ाई के लिए वो नागपुर गए LLB करने के लिए। तो वहाँ जहाँ जाते थे खोज करते थे कि कौन अपने लोग हैं, कौन मेरे को गाइड कर सकता है, किससे मैं प्रभावित हो सकता हूँ, किसको मैं प्रभावित कर सकता हूँ। उन लोगों की खोज करते करते उनको ये जो RSS के उस समय के प्रमुख थे गोलवलकर जी साहब, और उनके बारे में थोड़ा सुन रखा था, तो वो उनसे जाकर के मिले और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में, कैसे वो कार्य करते हैं, तब उन्होंने सारी बात बताई। तब उनके दिमाग में आई कि ये काम हमको यदि संस्था चलानी है तो पैटर्न तो ये बहुत उपयोगी है। लेकिन फिर भी क्योंकि समाज से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए जयपुर उन्होंने अपने लोगों को पत्र लिखे, सैकड़ों लोगों को पत्र लिखे और फिर 20-25 लोगों के जवाब आए। कुछ लोगों ने कहा कि हमको किसी की नकल नहीं करना चाहिए, हम राजपूत हैं, ये हैं, वो हैं। तो इस प्रकार की बात से निराश भी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं हुए। तो स्वयं चल करके जयपुर में आए
और यहाँ एक स्टेशन रोड पर मलसीसर हाउस है। उस मलसीसर हाउस में लोगों को बुलाया, कुल 19 लोग आए थे। उन 19 लोगों से विचार विमर्श करके, जिन्होंने लगभग सभी ने, वो लोग थे जो इसको स्वीकार करते थे कि जो आप करेंगे हमको मंजूर है। वो हम उम्र थे, कोई सहपाठी थे, तो फिर उसको उसी दिन से लागू क्षत्रिय संघ की स्थापना कर दी 22 दिसंबर 1946 को, ये जो नई कार्यप्रणाली के साथ। और 25 तारीख से 31 तारीख का 8 दिन का शिविर भी वहीं रखा। उसमें भी कोई 15-20 लोग ही थे स्टेशन रोड पर ही। और उससे उनको बड़ी प्रेरणा मिली कि लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में डालने के लिए तैयार हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ये हमारी आज्ञा को मान रहे हैं और इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया है। तो फिर बीकानेर में 1 महीने का OTC लगाया, जिसको साल में एक बार ही होता था। उससे कार्य विभाजन करके पूरे प्रदेश में किस प्रकार से, राजस्थान की ही कल्पना थी उस समय, किस प्रकार से फैलाना है, तो वो फिर कार्य बांट करके फिर वहाँ रोज़ाना जो अभ्यास कराया जाता है, जिसको शाखा कहा जाता है, वो 1 घंटे तक रोज़ाना बच्चों को बुला करके इतिहास की बात करना, समाज की बात करना, राष्ट्र की बात करना, इंसानियत की बात करना, संस्कारों की बात करना, और फिर उस बात को कि हमारे जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी तरह से कि हमारे अंदर अहंकार होगा तो दोष पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर स्वार्थ होगा तो ये काम नहीं कर पाएगी। उन स्वार्थों का, उन दोषों का निवारण करने के लिए छोटे छोटे खेल खिलाते थे। ईमानदारी रखता है कि नहीं रखता है, आदमी खेल में फट पता चल जाता है। विनोद सभाएँ करते हैं तो आदमी मशगूल हो जाता है और वो भूल जाता है, गलती कर लेता है, फिर उसको सुधारते थे। तो उसके द्वारा फिर उन्होंने शुरू किया और वो फिर चल पड़ा। तो ज़्यादा काम चला पहले शेखावाटी में, और फिर पूरे राजस्थान में फैला। राजस्थान में फैलने के बाद में फिर गुजरात में के लोगों ने, यहाँ एक आंदोलन हुआ था जब जागीरें समाप्त हुई थी, राजाओं की राज समाप्त कर दिए थे। उस समय भूस्वामी आंदोलन चला, और वो भूस्वामी कौन थे? जिनके पास भू थी ही नहीं, ज़मीन थोड़ी थोड़ी थी, राजा महाराजा जागीरदार वो शामिल नहीं हुए। इन लोगों ने कि ये हमारी कौम के ऊपर, ये हमारी तो यही इनकम का सोर्स था, हमने कभी कहीं और कुछ किया ही नहीं है, बलिदान दिया और उसकी एवज में हमको ये मिली है। तो उसके लिए उन्होंने काम किया। उस आंदोलन से प्रसिद्धि मिली और इसके बाद में चारों तरफ इसका नाम खूब हुआ। तो फिर उस आंदोलन में देने के लिए मध्य प्रदेश से और गुजरात से भी कुछ लोग आए थे, और यहाँ सरकार ने उनकी बात को दबाने के लिए यहाँ जो आंदोलन किया, एक जुलूस निकाला। तो एक दिन में तो यहाँ पूरी जेलें भर गई थी, जो कोई नहीं आया था। बिल्कुल अहिंसात्मक था वो सारा, ऐसा अहिंसात्मक मामले राजस्थान में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। और फिर यहाँ मुख्यमंत्री थे सुखाड़िया जी, उन्होंने नेहरू जी को फ़ोन पर बताया कि इस प्रकार से बात हुई है, तो उन लोगों को मेरे पास भेजो। और वहाँ ये प्रतिनिधिमंडल गए, तन सिंह जी गए, आईवान सिंह जी गए, और भी कई वरिष्ठ लोग थे, वो उनसे मिले हैं। उन्होंने कि भाई कि ये तो ज़माना बदल गया है, लोकतंत्र है, इस प्रकार से पूरी भूमि का मालिक कुछ लोग नहीं हो सकते। उन्होंने स्वीकार किया, और उसकी एवज़ में कि आपको थोड़ा स्थापित होने के लिए हम इसका कुछ मुआवजा आपको देंगे। तो वो मुआवजा दिया कराया उसके बाद में, लेकिन उससे प्रसिद्धि फैली। तो वो फिर गुजरात वालों ने कहा कि ऐसा काम हमको भी बताओ आप। तो वहाँ गुजरात में भावनगर में में जो वहाँ का राजपूत बोर्डिंग हाउस था, वहाँ वो ले गए और एक शिविर लगाया, लोगों को समझाए, उस शिविर में समझाया। इसके बाद में वहाँ भी काम चल पड़ा। तो वहाँ भी 50 साल से ज़्यादा हो गया है काम करते हुए। फिर मध्य प्रदेश में अब तो लगभग सभी प्रदेशों में काम चल रहा है। हरियाणा हमारे नज़दीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक चल रहा है। इधर दिल्ली साइड में चल रहा है, यूपी में खूब अच्छा चल रहा है, अब हिमाचल में भी चल रहा है। और अपने हमारे जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, चेन्नई वगैरह, बेंगलोर में, पूना में, इस तरह से में, पूरे देश में इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी बात करें भगवान सिंह जी, तन सिंह जी ने नींव रखी, इसे आपने आगे बढ़ाया। 61 से आप जुड़े हैं, करीब 6 दशक का वक्त हो चुका है। आपका जुड़ना इसमें कैसे हुआ?
क्यों आपको लगा कि इस संगठन से जुड़ने के साथ, और इससे भी 6 दशक का वक्त भी बहुत लंबा होता है, लगातार आपने इसको आगे बढ़ाया? बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। सीकर ज़िले के एक रोल साहब सरकामून है, और वहाँ से मैं फतेहपुर में पढ़ा। फतेहपुर के बाद में रामगढ़ में पढ़ा। रामगढ़ से भी चूरू पढ़ने के लिए गया। इससे पहले मैं न तो क्षत्रिय भूषण का नाम जानता था, ना कोई समाज होता है कुछ, ये भी कोई पता नहीं था। वहाँ कुछ साथी मिले मुझे, उन लोगों ने मेरे के ऊपर डोरे डाले, यंत्र चलाया कि आओ अपन शाखा का डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा चलो अपन खेलने चलते हैं। मेरे को खेलने का शौक़ नहीं है, तो लेकिन वो छोड़ा नहीं और मुझे ले गए। और पहले ही दिन, जिस दिन मैं चला गया, तो वहाँ जो हमको शिक्षण देने वाले थे, उनकी बात मुझको इतनी प्यारी लगी कि अब किसी कहने की आवश्यकता नहीं रही, सब अच्छा लगा। थोड़े दिनों बाद में रतनगढ़ में एक शिविर लगा। उस शिविर में तनसिंह जी पहली बार को मैंने देखा। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसको मैंने कहा ना, ये अंदर की बात है, अब ये डिफाइन नहीं की जा सकती। वो मैं हो, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज से इनका हो गया। उनके बारे में ABCD जानता नहीं था, लेकिन फिर उनका पूछताछ की, उनकी किताबें पढ़ी, उनका साहित्य पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। यहाँ से मुझे जयपुर ले आए और जयपुर में मेरे से कुछ काम दिए, वो काम कराए। क्षत्रिय भूषण का काम सौंपा, उस काम को किया। और इसके बाद में हमेशा के लिए उनका हो गया। अब प्रेरणा तो उनकी ही थी, मेरी तो काई की प्रेरणा नहीं थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, गुरु पकड़ लेता है। और इस तरह से जुड़ना हो गया फिर लगातार। आपके संगठन को राजपूत समाज का पावर सेंटर कहा जाता है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो आप लोगों की भाषा है। पावर सेंटर क्या होता है? हर जितनी भी संस्थाएं हैं सब अपने आप को पावरफुल ही मानती हैं और इसलिए पावर सेंटर ही होती हैं। लेकिन हमने कभी पावर सेंटर बनने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन 15-20 साल या 20-25 साल हो गए होंगे जब हमारा संगठन जब बड़ा हुआ, तब कुछ ये आरक्षण वगैरह के मुद्दे जो चल रहे थे जी। तो वो भी हम उसमें शामिल नहीं थे। और मैं बल्कि उसके विरुद्ध था कि राजपूतों को अलग से आरक्षण क्यों मिले? जो संविधान में है वही मिलना चाहिए, दूसरों को है वही हमको मिलना चाहिए। लेकिन हमारी समाज के लोगों ने बुलाया, एक बार यहाँ मीटिंग बुलाई, तो ये इसी जगह पर 101 आदमी आए थे। उन लोगों ने ये दूसरी बातें की, आरक्षण की बात करूँगा। आरक्षण में मैं तो ABCD जानता नहीं हूँ और ये एक राजनीतिक मामला है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो लोगों ने प्रोत्साहित किया कि हम सब एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के, यही शब्द थे उनकी, हम आपका समर्थन करेंगे। हम विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आगे होते हैं तो लोग कहेंगे तो अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, वो कहेगा उसकी पार्टी के लिए। तो सभी के थे, पार्टी के, कांग्रेस के, BJP के, यहाँ थे लोग। तो मजबूर होकर के वो स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद में सरकार के लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। गोल्डन जुबली तो 96 में मनाई थी। फिर 2001 में वसुंधरा जी यहाँ अध्यक्ष बन के आई थी भाजपा का, और वो एक बार यहाँ आई। अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, वो होने वाली चीफ मिनिस्टर थी। अब वो ये उनको क्यों प्रेरणा मिली मुझे पता नहीं, हमारे लोग लेके आए। इसी कमरे में हम बैठे थे, 2-4 कुर्सियाँ थी हमारे पास में, तो वो और लोग तो बाहर बैठे, हम यहाँ बैठे रहे बातचीत करने में। तो उन्होंने बात की कि हम कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। आप और हम साथ तो कैसे हो सकते हैं? अब महारानी है, मैं एक साधारण राजपूत हूँ। तो ऐसा नहीं कि भाई जाट और राजपूत हैं, ये आपस में लड़ते आए हैं। तो आपस में लड़ने का कोई स्वभाव नहीं है इनका, लेकिन ये लोगों ने लड़ाया। तो फिर अब ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, उसमें आप क्या कर सकती हैं? तो आरक्षण तो राजपूत को तो कैसे मिले? वसुंधरा जी के शब्द हैं। राजपूत तो उन्होंने तो राज किया है, वो राज करने वालों ने किया है। आम राजपूत ने राज नहीं किया था। वो कांदा रोटी वो खाते थे, वही दूसरे लोग खाते थे। लेकिन हम एक साथ हो सकते हैं, तो आप हमारी बात को अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचाओ कि हमारा आरक्षण होना चाहिए राजपूतों का। इस बीच में यहाँ एक अधिवेशन हमारा हुआ था अमरूदों का बाग में, जो फेमस हुआ। वहाँ कुछ लोग हमारे खिलाफ भी हुए, ये हुआ वो हुआ, उन बातों को तो जाने दें। लेकिन उसका मैसेज गया। भैरू सिंह जी उन दिनों में हॉस्पिटल में थे अमेरिका में, उन्होंने भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देखा, और यहाँ ये अपने चीफ मिनिस्टर थे अशोक जी ने भी देखा। लेकिन
वाजपेयी जी ने कहा कि इस आदमी से मुझे मिलाओ, तो उन्होंने हमको बुलाया। तो वो संयोग से हमको जो टाइम दिया, उस टाइम उनको विदेश जाना पड़ा। तो पीछे अडवाणी जी और ये जसवंत सिंह जी, इनको कह के गए। तो वो फिर हमारी मुलाकात अडवाणी जी से कराई, उसको पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में वो बात कही। तब से धीरे धीरे प्रचार होता गया। तो हमने तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन कुदरत को ऐसा करना था, हमको आगे ला करके पावर सेंटर कहलवाना था, कहलवा दिया और बन गए। अब अगला प्रश्न कोई हो तो बोलो। भगवान सिंह जी, बहुत ही दिलचस्प है आपको समझना भी और इतना पुराना इतिहास, क्योंकि आज के दौर में ज़रूर बातें कुछ भी होती हों, लेकिन हकीकत क्या है वो आप ही बेहतर बता सकते हैं। चर्चा हम भगवान सिंह जी से भी आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है शख्सियत में। श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रेक में जाने से पहले सर बात भी कर रहे थे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की या पावर सेंटर की बात की, लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि आपके यहाँ से निकला मैसेज सभी राजनीतिक पार्टियाँ मानती हैं। अब इस पर कितनी सच्चाई है या महज ये अफवाह है? क्योंकि एक हजूम, एक माहौल ऐसा बन गया था जी कि जिसके कारण इसके पीछे कुछ वोट है, इसलिए लोग पूछने लगे। बाकी मेरे जैसे बहुत घूमते हैं यहाँ, और क्योंकि मैं उनका अगवा था, इसलिए लोगों ने मेरी बात को सुना, बुला करके भी बात की। भाजपा वाले तो बुलाते भी थे, कांग्रेस वाले बुलाते भी नहीं थे। कांग्रेस वालों से खुद जाकर के दिल्ली में मिला मैं, तो मुझे, क्योंकि मैंने ये भेदभाव रखना नहीं था जी कि मैं भाजपा का हो जाऊँ, ऐसा नहीं चाहता था, मैं कांग्रेस का हो जाऊँ, ऐसा नहीं चाहता था। हमारे समाज के लोग दोनों पार्टियों में रहें और अपना समाज का काम करें, और ऐसे जो हमारे समाज से के साथ में बैठ सकते हैं, ऐसे लोगों को हम एक साथ लेकर के चलें, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसलिए उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो लेकिन कितना परिवर्तन कर देंगे आप, मेरे हाथ में नहीं है, वो समाज के हाथ में है। और फिर दूसरा आपके हाथ में, आप कितना काम करेंगे हमारा, उतना ध्यान दे देंगे। ये राजनीति की बात कर रहे हैं। तो वैसे मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, 10-15% का ही फर्क पड़ेगा एक बार, पहली बार में। फिर धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि हम दोनों पार्टियों में हम मजबूत बनेंगे तो पार्टियां मजबूत बनेगी, तो हम मजबूत बनेंगे, हम बनेंगे तो पार्टियां भी मजबूत बनेगी। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो फिर उन्होंने हमारी बात को सुनी, हमारे कहने से लोगों को टिकटें दी। पहली बार मैं जब ये 2008 में चुनाव हुए थे, तब तो इससे पहले उनका कोई नहीं था मेरा, तो मैं कांग्रेस के इनके पास गया, अशोक जी के पास में टिकट लेने के लिए 20 एक नाम लेके गया था मैं। तो उन्होंने कहा मैं तो उसका मेंबर हूँ नहीं, दिग्विजय सिंह जी मेंबर है, तो आप उनको फ़ोन कर दो। उन्होंने फ़ोन कर दिया, दिल्ली गया, उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ दे दूँगा या नहीं दे सकूँगा, ये मेरी मजबूरी है, करा करके। फिर हमारी मीटिंग, उन्होंने 19 टिकट दी, लेकिन जीते 6। आदत ही नहीं थी, उधर वोट ही नहीं डालते थे। और उनको मैंने 30 नाम दिए थे, उन्होंने 28 टिकट दे दी। तो झुकाव तो उधर ही रहेगा ना, वो झुकाव तो उधर बना ही रहा। तो राजनीति, उन लोगों ने हमको जो महत्व दिया उसमें उनका स्वार्थ था। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल यही कि आप सपोर्ट किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं है, जो आपसे जुड़ेगा आप उससे जुड़े, ये कह सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी के साथ आप रहे, क्योंकि भवानी निकेतन में भी जब सम्मेलन हुआ था तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी आपका एक रुझान रहा है, और इसलिए लोग दबी जुबान ये बातें कह रहे हैं। क्या वाकई में सच्चाई है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे लाने? खुली जबान से कह देता हूँ, लोग दबी जबान से कहते हैं कि गजेंद्र सिंह हमारा स्वयंसेवक है। बच्चा था तब से मेरे साथ रहता था, एक ही मकान में रहते थे। मैंने ही उसको, उनके पिताजी है वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में जाएं, तो वो एबीवीपी में भी खड़ा हुआ, तो उन्होंने ना दे दिया पिताजी ने। लेकिन मैंने उनको समझाया कि इस नया लड़का है, इसको जाने दीजिए, आप विद्यार्थी है,
तो फिर विद्यार्थी वो ABVP से वहाँ से जीत गया। जीतने के बाद में थोड़ा बहुत 1 साल रहता है उसका पीरियड, लेकिन उसकी काबिलियत थी कि लोगों से संपर्क बढ़ाए उसने, और फिर पार्टी के लिए, समाज के लिए जो काम किया जा सकता पार्टी ने उनको काम दिया, सीमांचल कल्याण समिति के सदस्य बनाया और फिर वो छा गए। अब टिकट की बारी आई। टिकट यहाँ से कैसे मिलते हैं? तो कुछ RSS का प्रभाव काम आता है, कुछ पार्टी का प्रभाव काम आता है, कुछ लोगों का प्रभाव काम आता है। उन्होंने प्रयत्न करते रहे लेकिन कोई पार पड़ी नहीं थी। न उस समय गजेंद्र सिंह जी ने मेरे को कहा कि आप अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे आप मिले। तो मैं पिछले कुछ कई सालों से मिला नहीं हूँ उनसे। पहले अध्यक्ष थे तब मिला था, अब अध्यक्ष मैं तब मिला हूँ। तो उनको लगेगा स्वार्थी आदमी है तो टिकटों के लिए आता है, तो स्वार्थी तो पूरा करना है मुझे, तो और तो कोई टिकट दिला नहीं सकता। आप चाहो तो मिल सकता है। आप RSS का भी काम करते हैं ना कि वो तो नाम भेज देते हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है, अध्यक्ष की चलेगी। तो फिर राजनाथ सिंह जी के पास में गया तो राजनाथ सिंह से केवल 1 मिनट की मुलाकात हुई मेरी, और आखिरी दिन था। तो ठीक है, अब मैडम से मिल लीजिए। अब मैंने देखा आपके पास आया हूँ तो मैडम के पास क्यों जाऊँ? मैडम से कोई दूरियाँ थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं निकल जाना चाहता था। तो वो उनका बंगला रास्ते में ही कहीं आता था, चलो अब मिल ले लेते हैं। तो मैंने एक पर्ची भेजी तो उन्होंने फट बुला लिया। उन्होंने कहा कि भाई कि बड़ी मुश्किल है, जोधपुर से तो बहुत दावेदार हो रहे हैं, VP सिंह जी भी तैयार हो रहे हैं, VK सिंह जी, और ये राज्यवर्धन सिंह जी का भी वही नाम आ रहा था, जीतने वाली सीट थी। तो लेकिन वी शुड बी होपफुल, मतलब इतना काफ़ी है। और फिर वापस आई, तब तक माहौल ऐसा बना कि टिकट उनको मिल गया। तो ये नाम हो गया अपने आप। इसने टिकट दिलाया, उसने डिक्लेयर कर दिया, सब जगह पर भगवान सिंह ने टिकट दिलाया, तो जोधपुर में ही मेरा नाम हो गया। ये नाम होते रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह को दबी जबान से कहने की आवश्यकता नहीं है, पुरजोर हम चाहते हैं कि वो मजबूत आदमी बने, और केंद्र में हो तो केंद्र में हो, यहाँ हो तो वो मजबूत आदमी बने। लेकिन मंच के ऊपर तो दोनों पार्टियाँ थी, बोलने वाले भी दोनों, इधर प्रताप सिंह जी थे और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ थे, उधर ये राजेंद्र राठौड़ थे, गजेंद्र सिंह जी थे, और गुजरात से आए हुए एक चुड़ासमा साहब थे। सभी बोले, और बाकी बुलाए हुए लोग तो समाज के दोनों पार्टियों के और समाज के विभिन्न वर्गों के सब लोगों को, कम से कम 200 आदमी मंच के ऊपर थे। तो वहाँ जो बात हुई तो उसमें गजेंद्र सिंह के लिए को प्रमोट करने के लिए हमने वो नहीं किया था। वो तो 75 साल पूरे हो रहे थे, वो तो उसी दिन होते हैं, उस दिन करना ही था हमको। उसमें उनका नाम आया। बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान किस जाति के थे? सालों बाद इतिहास को लेकर फिर सवाल उठने लगे। गुर्जर समाज कहता है कि वो गुर्जर थे। मिहिर भोज को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं। इसे आपसे समझना चाहेंगे। ये जो अब आज पर ये इतिहास पर सवाल उठाना, ये क्या है? ऐसा है कि मुझे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं कछावा हूँ तो कछावा ही कहूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान राजपूत होते हैं, इसमें क्या कहना है? फिर ये जो दावे कर रहे हैं लोग, इनका क्या? अब कोई कुछ भी कह दे तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ज़माने मान लीजिए गुर्जर कहते हैं, गुर्जरों को कहना तो ये चाहिए कि हम भी कभी, गुर्जर तो कोई जाति नहीं थी, वो एक क्षेत्र का नाम था। लेकिन वो ये कह सकते तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता कि कभी हम भी क्षत्रिय थे, कभी हम भी राजपूत थे, और उन्हीं में से आप जिनकी संतान हो हम भी उनकी संतान है, तो भाईचारा बढ़ता। ये तो तोड़ने की बात है। ये तोड़ने की बात करने वाले लोग तो इस संसार में बहुत है। हम कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, कोई भी बैठो। अभी कल परसों राउत आकर के गए हमारे पास में, राउत कहते हैं हम भी राजपूत, आओ, जो कहते हैं हम उनको राजपूत मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटी व्यवहार की वगैरह की ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग शादियाँ करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तो राजपूत ही थे, इसमें कहीं कोई बट पर तो कुछ है ही नहीं। अब गुर्जर कहते हैं, मिहिर भोज के बारे में बेशी बात कहते हैं। तो ये फैला इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करने वाले लोग इस प्रकार से पहले मुसलमानों ने किया, फिर इन्होंने
अंग्रेजों ने किया, यानी अपने फायदे के लिए ही अपने ये सब फायदे की के जाएगी। लिए ऐसी बातें उठाते हैं। इतिहास जो पुराने लिखे हुए पड़े, हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, राम से लेकर के अब तक की सारी पीढ़ियाँ मिल रही है, तो उनमें से किस किस की मिल रही है वो बता दे अपनी, किसी की मिलती ही नहीं है। अब ये कहे कि हम आपके भाई हैं, तो हम तो सबको भाई मानने के लिए तैयार हैं। तन सिंह जी ने नींव रखी क्षत्रिय युवक संघ की, लेकिन कहा जाता है कि आरएसएस की तर्ज पर ही इन्होंने नींव डाली है। क्या वाकई में ऐसा है, तो ये तो या मैंने उनकी बता सोच, दिया आपको। या उनकी सोच अलग थी? ये तो जो आरएसएस संघ की स्थापना तो विचार उनका पहले से था कि राजपूत समाज का संगठन तो पहले से भी थे। हमारी से भी पुरानी संस्था है वो क्षत्रिय महासभा। वो क्षत्रिय महासभा इतनी बड़ी पुरानी है, लेकिन वो राजा लोग, जागीरदार लोग, वो उसके मेंबर होते थे। वो अपना काम खुद कर रहे थे, उस काम में उनको ऐसा लगा नहीं कि इससे कोई ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जब वहाँ LLB पढ़ने के लिए नागपुर गए तो आरएसएस के संपर्क में आए हैं ना, तो वहाँ से पूछताछ की है, तो जो किसी का भी गुण है वो ग्रहण करना कोई बुराई नहीं है। वो चीज़ उन्होंने ली। बाकी उनका तो हिंदुत्व की बात है, हम मानवता की बात करते हैं। हम कोई उनको छोटा और हमको बड़ा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम घेरों को तोड़ने की बात करते हैं। समाज का, जाति का, राष्ट्र का, ये जो सीमा रेखाएं बनाई उनको तोड़ो और सारे संसार के लिए काम आए हम। तो हमारा इतिहास ऐसा रहा है, हम मानवता के लिए काम आए। हमारा पूर्वज है वो पक्षियों तक के काम आए हैं, गायों के काम आए हैं, मंदिरों तक के काम आए हैं। जो बलिदान हमारा, त्याग हमारा जीवंत रहा है, इसके आधार पर हम जीते रहे हैं। तो पैटर्न वो लिया, वो हमको अच्छा लगा। तन सिंह जी ने जैसा बताया उस अच्छे पर हमको भी लगा। अब वो आरएसएस के शिविरों में 1-2 में मैं भी गया हूँ, मुझे भी प्रेरणा मिली कि वो जो हमारे यहाँ कुछ कमियाँ दिखती है, और वो भी आते हैं हमारे यहाँ। भागवत साहब भी हमारे यहाँ 2 बार भोजन करके गए हैं। ये कौन से जोशी, भैया जी जोशी, वो भी आके गए हैं। मैं उनके शिविरों में गया हूँ। और हमारा उनका एक धर्म जागरण विभाग है, उनकी एक कोई बहुत बड़ा मेला हुआ था, उसका मैं 3 दिन का अध्यक्ष रहा उनके साथ। और वो बुला के ले गए, मैं कोई अध्यक्ष बनने के लिए नहीं ले गया था। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है शख्सियत में। श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भगवान सिंह जी, आपने बहुत स्पष्ट कहा, अभी भी जब बात हो रही थी, कि किसी राजनीतिक पार्टी से आप नहीं जुड़े हैं, लेकिन लोग जुड़ते हैं क्योंकि फ़ायदा होता है या जब ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि आज की राजनीति को देखा ऐसे जा रहा है कि बहुत प्रभावित करता है आपका संगठन। जो कहता है वो सब करते हैं, भले ही अपने मतलब के लिए हो, और नई लीडरशिप बनाने में भी आपका अहम योगदान है। देखिए, हमारा चरित्र ये कहता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब यूँ तो 100% तो किसी का नहीं होता है, लेकिन बहुतायत में जो हमने कहा है वो ही किया है, जो वचन दे दिया है तो उसको निभाना। रघुकुल री तरह सदा तले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम आदर्श मानते हैं। तो आज भी हम उस आदर्श को मानते हैं, तो बोलते हुए सकुचाते हैं कि हम बोल रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी पार्टी का कोई लीडर आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई नई पार्टियां खड़े करने के लिए भी आते हैं। तरह तरह की जातियां इकट्ठा होकर के अपने जो असंतुष्ट हैं वो भी हमारे पास आते हैं, लेकिन हम इजीली हाँ नहीं भरते हैं, क्योंकि किस पता नहीं कहाँ ले जा करके हमको पटकेंगे। इसलिए हम बहुत सावधानी से हम जो कर सकेंगे वो उनको कह देते हैं, इतना करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं, तो हमारे पर विश्वास करते हैं कि ये कहेगा वो करेगा, तो ये हमारी भाजपा पर विश्वास जमा है। जिन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है वो आज भी मिलने आते हैं, हमारी बात को मानते हैं। कांग्रेस में भी इसी तरह से मानते हैं। हीरक जयंती समारोह जिस तरह से हुआ, संपन्न हुआ, बहुत चर्चाओं में भी रहा है। उद्देश्य क्या था हीरक जयंती समारोह का? हीरक जयंती का मैं निवेदन कर चुका। हीरक जयंती का मतलब होता है डायमंड जुबली। 75 वर्ष में होता है। 25-25 साल से ऐसे फंक्शन संस्थाओं के होते हैं जो जिंदी रहती है, मर जाते हैं, उनका तो कुछ होता नहीं है जी। तो 25 साल पहले हमने जोधपुर में इसकी रजत जयंती समारोह मनाया था। बहुत थोड़े लोग थे,
और 50 साल बाद में स्वर्ण जयंती मनाई। स्वर्ण, उसमें लाखों लोग आए थे। और इसी तरह से ये 75 साल का जब हुआ, उसको हीरक जयंती कहते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य तो वही था कि हम एक 25 साल में एक बड़ा फंक्शन करें, लोगों के सामने हम अपने आप को जो कुछ किया है उसको प्रोड्यूस करें कि ये है, हम हमारी बात कहते हैं लोगों को। जो लेकिन लोग ये ढूंढते हैं कि मुद्दा क्या था। मुद्दा था हमारी बात को कि हम 75 साल से जो काम कर रहे हैं उसका आंकलन करके आप लोगों के सामने पेश करना। तो वो लोगों ने देखा क्या अनुशासन है हमारा। बिल्कुल। किस प्रकार से स्त्रियां भी यदि खड़ी रही हैं तो खड़ी ही रही है, मौका नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, उनको रोक लिया गया है कि तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं जा सकते। इसी तरह से विद्यार्थी थे, दूसरे थे, दूसरी जाति के लोग भी थे। ये सब लोगों में अनुशासन आ गया, किसी को कुछ लगा ही नहीं। बाद में कई लोगों ने कहा कि ऐसा फंक्शन आपने कर लिया, हम भी करना चाहते हैं। तो वो आपस में बात करते थे, सब कहते थे कि वो तो ठीक है, लेकिन इनका मंच देखा आपने, 3 आदमी बैठे थे, अपने मंच को तोड़ डालते कि वो बैठता, मैं बैठता हूँ, वो बैठता। इन वो 3 आदमियों के सिवाय सब लोग उसी को देख रहे थे। एक ये थे हमारे संघ प्रमुख थे, एक मैं था, एक महावीर सिंह जी हमारे प्रताप फाउंडेशन की सहयोगी वो हैं। तो वो कहाँ से लाएंगे, वो बड़े मेहनत के बाद आता है। वो चरित्र का निर्माण करना, संस्कारों का निर्माण करना, बुराइयों को दूर करना, उसमें समय लगता है। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि कठिनाई के दिन तो और आगे आएंगे, जितने फेमस होंगे उतनी ही कठिनाइयाँ दिक्कतें आएंगी। समाज की बात आप करते हैं और विस्तार भी है, किसी एक धर्म जाति से जुड़ा नहीं है। एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश आपके संगठन की हमेशा रही है। आज के वक्त की अगर बात करें, विदेशों में जो है वो संस्कृत मंत्र, सनातन परंपराओं को अपना रहे हैं विदेशी, और अपने देश में पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोष कहाँ पे आपको नजर आता है? देखिए, ये तो जो लोगों का प्रवाह किधर जा रहा है। कभी हम भूखे थे तो रोटी कमाने में लगे रहते हैं, दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब पैसा आ जाता है तो कुछ उलझुल बातें दिमाग में आने लगती है। तो पूरा पैसा आया यूरोप के पास, अमेरिका के पास, वो आया अपनी तकनीकी से। उन्होंने युद्ध को महत्व दिया, युद्ध के काम आने वाले जो शस्त्र बना करके पूरे संसार को युद्ध का क्षेत्र बनाया और उनको अपने कब्जे में किया कि हम तुमको लोन देंगे, हम 0% ब्याज पर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये हमारी परंपरा नहीं थी। तो उधर जा क्यों रहे हैं लोग? और उधर के लोग अब कहते हैं कि राजनीतिज्ञों के सिवाय सारा वहाँ का यूरोप है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहता है। वहाँ सुख और शांति नहीं है, और जहाँ सुख और शांति नहीं है वहाँ समृद्धि कैसे हो सकती है? तो अभी जो उनको पैसा दिख रहा है वो गलत राह पर जा रहा है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि सुख और समृद्धि और शांति तीनों तब रहेगी जब भगवान को हम याद रखेंगे। तो भगवान जिसके साथ है, गीता के अंतिम श्लोक में यही है कि जिसके साथ भगवान कृष्ण है वहीं सुख है, शांति है, समृद्धि है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा संजय ने कहा। तो ये एक ऐसा फैक्ट कह दिया उन्होंने कि हम उसको मानने वाले हैं कि सुख और शांति चाहते हैं तो भगवान को याद रखो। भगवान को याद रखेंगे तो हमको ये गलत काम है, ऐसा मत करो। तुमने ऐसा कहा था वैसा तुम मानो, तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय के अनुमान की बात करने वाले, तुम मर मिटने वाले लोग, और ऐसे छोटे छोटे स्वार्थों में तुम जा रहे हो। तो वो हमको रोक लेता है। तो बुराई से रोकने वाला भगवान है हमको, और जिनको भगवान कहता है तुम जा घर के अंदर, तो वो वहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, सब मरेंगे। शरीर से तो हम सब मरने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन जो जिसको हम उत्थान कह रहे हैं, ये उत्थान नहीं, पतन की ओर जा रहा है, ये नरक के बारे में। फिल्मों की हम बात करें, फिल्मों में राजपूत ब्राह्मणों के छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा जाता है। जिस तरह से फिल्में कई आती हैं, विरोध भी उनका होता है और दिखाया जाता है कि ठाकुर साहब है, बहुत अत्याचारी हैं। इस सब के पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि फिल्में आजकल हर कोई देखता है, फिल्मों का भी बहुत फर्क इंसान पर पड़ता है। देखो, जिसके उजले कपड़े होते हैं उस पर छांटा लगने का बहुत खतरा रहता है। तो हमारा उज्ज्वल चरित्र था ब्राह्मणों का, राजपूतों का, उस चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश लोग करते हैं। तो फिल्मों में तो पैसा कमाना है, फिल्मों वालों का कौन सा आदर्श है
कि हम संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं या पब्लिक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बिगड़े सुधरे, वो तो उसमें लगे रहते हैं। तो वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हम यदि सोचते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे ये जो जब आज से 50 साल आज़ादी से पहले तक चाहे साधारण राजपूत ने नहीं किया हो, लेकिन साधारण राजपूत भी हर एक गांव में किसी भी बुराई को पसंद नहीं करता और सब लोग दौड़। आज भी चुनावों में भी यदि वो खुद खड़े से ठाकुर साहब नहीं होते हैं, एक गांव में एक ठाकुर है तो वो खड़ा होता है और वो जीत जाता है, क्योंकि वो अपनी ज़बान पर रहने वाले आदमी हैं। तो लोग बिगाड़ने वाले बिगाड़ रहे हैं कि ये राज करने वाले लोग बिगाड़ रहे हैं। फिल्मों में भी वही लोग राजनीति घुस गई है, इसलिए ये ब्राह्मण और राजपूतों को उस ओर से पब्लिक से तो काटने की एक साजिश चल रही है। पहले और अब के दौर में भी बहुत फर्क आ गया है। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में आज के वक्त में लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ब्यूरोक्रेसी तो आदिकाल से रही है, लेकिन उस समय राज करने वाले को भी इन ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती थी। तो राजा राम हो और चाहे कृष्ण हो चाहे कोई हो, सब जातियों के लोगों को साथ में रखते थे। जो होशियार लोग थे उनको सेनापति भी बनाते थे और उनको साथ में रह कर के काम करते थे। लेकिन राजा ही बिगड़ जाए तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? थोड़े दिन वो सुधार नहीं सकते उनको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। तो अब ब्यूरोक्रेट्स की अकेले की हम बात करते हैं, लेकिन बिगाड़ता कौन है? ये जो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम वो जितना लूट सके इन 5 साल में लूट लें। लूटने में वो भी कमी नहीं रखते हैं, लेकिन वो तरीके से लूटते हैं और ये बेतरीके से बेहिसाब से लूटते हैं। तो कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी मंत्री का बेटा पकड़ा जाता है, कभी कोई मंत्री बोल रहा है, कभी कहता है उसकी ज़बान फिसल गई, कभी ये हो गई। ये क्यों हो जाता है? इंसान तो पहले भी थे, राज करने वाले भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, अपने चरित्र का ध्यान रखते थे। ये शिक्षण प्रणाली हमारी इस प्रकार की होती है, जब से सरकार के हाथ में आई है तब से सुधारने की बात तो छोड़ ही दी कि सुधर कोई सकता ही नहीं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। स्कूलों में कौन पढ़ाते हैं? कोई निस्वार्थी लोग नहीं पढ़ाते, वेतन देते हैं। तो वेतन देने वाला फिर कहता है मैं सरकारी सेवा करता हूँ। सेवा के पीछे कोई भाव नहीं होता पैसा लेने का। जो ये भाव समझता है कि इस लड़के का चरित्र बनाना मेरा काम है, इसके कोई भी बुराई है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब वो सरकार तय करती है कि इन मास्टरों को लो, इन मास्टरों को लो। तो मास्टर हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, लेकिन ये सब जब सिफारिशों पर बन जाते हैं तब उनमें ऐसा पतन का मार्ग खुल ही जाता है। बिल्कुल। इससे पहले जब हम बात भी करते हैं, अपने राजपूत समाज के आरक्षण की का भी जिक्र किया था, जब उस समय बात आई होगी। आज के वक्त की अगर हम बात करें, गहलोत सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण पर फैसला लिया, उसे कैसे देखते हैं आप? आरक्षण का मुद्दा आए दिन उठता रहता है, हर किसी को आरक्षण चाहिए। अभी जो आरक्षण की बात कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी चीफ मिनिस्टर ने बात हुई, उसमें मैं कुछ पक्ष में नहीं उनकी बात की कि फौजियों को जो एक व्यवस्था दी हुई थी पहली, उसकी बजाय उनको बांटने की कोशिश की गई। तो फौज एक ऐसी जो ईमानदार लोग अपनी जान देकर के वहाँ रहते थे, उन एक्स सर्विसमैन को उनको आरक्षण का देना था। उसमें इस तरह से बांटना नहीं चाहिए। जो व्यवस्था थी उसको और सुंदर बनाने की कोई कोशिश करते, लेकिन 5 इसको दे दो, 2.5 इसको दे, किसी को 12.5 दे दिया, उनको पहले तो 5 ही 12.5 देंगे कहाँ से? उनका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो इन बातों पर बिना विचार किए फैसला ले लिया गया है। इसमें थोड़ी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। और विचार करते, समाज के लोगों को बुलाते, उन लोगों को भी बुलाते जिनको आरक्षण दिया है, जो प्रभावित हो रही हैं, जो वर्ग हैं, उन सबको बुला करके बात करते। ऐसा न करके कुछ लोगों के कहने से आपस में फैसला कर लिया। तो ये कोई अच्छा नहीं किया। अच्छा फैसला। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में श्री भगवान सिंह रोल साहब सर जी हमारे साथ लगातार बने हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, या फिर हम सोनिया गांधी की बात करें, आपके निजी विचार क्या हैं इन तीनों को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं नहीं मिला, मैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। ठीक है। जब वो मुख्यमंत्री थे जी। तो हमारे गुरु हैं जो यथार्थ गीता के लिखने वाले हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि तुम सभी सरकारों से मिलो, और यहाँ तो हमारी सरकार अशोक जी की थी, तो यहाँ तो विचार करने का सवाल नहीं था। वसुंधरा जी को कहा, वसुंधरा जी ने बांटी थी, कहा भी था, लाइब्रेरीज में भी दी थी, लेकिन ज़्यादा चला नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार वहाँ जाके आ। उनसे मैं मिला था, अंग्रेजी में, हिंदी में, और ये दोनों, और गुजराती में, तीनों भाषाओं में 10-10 सेट लेके गया था। और मैं उनको कहा था कि ये आप अपने इसमें शिक्षण प्रणाली में अपने शिक्षा मंत्री को कह करके ये करवाएं। तो उन्होंने कहा चाहते तो हम भी हैं, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत हैं, दूसरे बवंडर बहुत हो जाएंगे कि गीता आई है तो कुरान भी होनी चाहिए, फिर गुरु ग्रंथ साहब भी होने चाहिए, फिर हमारी ये बाइबल भी होनी चाहिए। ये अड़चने इनको दूर करने में थोड़ा समय चाहते हम हैं, ये होगा ज़रूर। और इसलिए आपको यदि याद हो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जब जापान गए थे तो मैंने जो उनको जो भेंट की थी यथार्थ गीता, वो वहाँ जा कर के दी उन्होंने, कि मेरे पास बढ़िया से बढ़िया चीज़, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है, वो है गीता, वो उनको वहाँ दी थी। तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से मुझे अच्छे आदमी लगे, और जो कहते हैं वो करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हिंदुत्व को बढ़ा रही है, लोगों को मोबिलाइज कर रही है, लोगों में अच्छी प्रेरणा दे रही है, अच्छे संस्कार डाल रही है। उनसे भी मेरा संपर्क है, ठीक काम कर रही है। और सोनिया गांधी को लेकर? सोनिया गांधी भी भारत की नागरिक हैं। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि इंदिरा जी को अब कैसे स्वीकार कर लें। इंदिरा जी को भी कहते थे कि इसकी तुम शादी दूसरी जगह हो गई, लेकिन स्वीकार कर लिया ना लोगों ने। इस तरह से इनके भी, तो ये डर गई, विदेशी महिला थी, तो फिर प्रधानमंत्री बनने का नाम ही नहीं लिया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक षड्यंत्र था कि इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजीव गांधी को किस तरह से राजी करके इसकी शादी करा दी जाए। इस प्रकार से लोगों ने बातें करी, वो वाहियात बातें थी। वो उन्होंने अपनी मर्जी से शादियाँ की है, फिर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो भी एक अच्छी लेडी है। अब वो उनके बेटे बेटियाँ, वो एक बेटा तो मर भी गया, तो वो इससे कोई, मैं तो सोचता हूँ कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। वैसे तो भगवान सिंह जी जितनी बातें की जाए इतने सारे सवाल हैं कि, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर, क्योंकि लंबा वक्त राजस्थान में फिर इस संगठन को आपने दिया, प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हालात पर क्या कहेंगे? प्रदेश की मौजूदा हालात देश की आज़ादी के समय से लेकर के अब तक देखें, इससे पहले वाली को एक बार भूल जाएं कि विदेशियों ने शासन किया, लेकिन ये हमारी सरकार आई तो उस समय बहुत अच्छे लोग थे। उस समय बड़े वास्तव में त्याग करने वाले त्यागी लोग थे, मंत्रिमंडल में भी ऐसे थे। नेहरू जी भी त्यागी आदमी थे, गांधी जी जैसे लीडर थे। फिर इन लोगों ने एक अभियान चलाया कि हमारे कोई पास है, तो सब विदेशों में पढ़ने के लिए गए। उन विदेशों में पढ़े हुए लोगों ने आकर के यहाँ राज किया, तो वहाँ की नीति को यहाँ लागू किया। अब कोई भी चीज़ वहाँ देख के आते हैं वो यहाँ लागू करते हैं। तो वो तो पतन का मार्ग, उससे क्या सीखने जा रहे हो, उसको यहाँ लागू करोगे तब तो यही होगा। तो ये राजनीति लगातार बिगड़ती जा रही है, सारे संसार की बिगड़ रही है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, ये सब क्या हो रहा है चारों तरफ। हमारे तो चारों दुश्मन हमने पाल रखे हैं, लेकिन हमने दुश्मन पाल रखे नहीं, सभी जगह ऐसा ही हाल है। एक मुस्लिम कौम बहुत बड़ी कौम है पूरे दुनिया के अंदर, उनका भी संगठन है, लेकिन आपस में लड़ते भी बहुत हैं। ईसाई कौम भी बहुत बड़ी कौम है, धर्म है, लेकिन वो भी आपस में लड़ते हैं। तो सबका ही पतन का मार्ग हो रहा है, तो एक प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में भारत भी बच नहीं सकता। लेकिन यदि हमारी बात को स्वीकार किया जाए, जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं, हमारी पुरातन, तो पुरातन सनातन थी। वो सनातन चीज़ का मतलब होता है जो शाश्वत है। उस शाश्वत चीज़ को हम यदि हम अपना लेंगे तो
गिरने से रुक जाएंगे और तब हमारा उत्थान शुरू होगा। तो हमारे जो काल का विभाजन है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, इसके बाद में फिर वही साइकिल चलती है। तो इसी तरह से फिर आएगा कभी कभी सतयुग, निश्चित रूप से हमको आशा रखनी चाहिए और इस प्रकार के सत्कार्य करते रहना चाहिए। हमको हमारे स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, हमको देशी और हमको भारतीय बनना चाहिए, विदेशी नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारे दिमाग में रहेगा तो वो तभी रहेगा जब भगवान साथ रहेगा। 2023 अगले साल, एक साल बाद चुनाव है, संगठन किसके साथ जाएगा या फिर जो संगठन के पास आएगा संगठन का साथ उसे? ऐसा है कि संघ का नाम लिया आपने, क्षत्रिय संघ का नाम नहीं लिया। एक संघ है जो भाजपा में ही रहेगा। नहीं, हम तो क्षत्रिय युवक संघ की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय युवक संघ की बात। हमारा तो देश के हित में होगा वो काम करेंगे, इस प्रांत के हित में होगा वो काम करेंगे, इस जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। उन सब लोगों को हम साथ लेने की कोशिश करेंगे। जो ये हमारी आइडियोलॉजी, जिसको लोग समरसता कहते हैं, हम उसको सद्भावना कहते हैं जी। समरस के अंदर तो रस है, रस का मतलब भोग होता है। हम भोग की बात नहीं करते हैं, हम भावना की बात करते हैं। तो हम संसार का कल्याण चाहने वाले लोग, संसार के कल्याण में जो सहायक हो सकते हैं उन लोगों को, ये तो हमारी बुद्धि पर काम करेंगे कि हम कितनी हमारी बुद्धि थोड़ी सुधरी है। तो हमारा निर्णय यदि सही हुआ तो निश्चित रूप से हम तो सोचते हैं कि 23 के चुनाव में अच्छा शासन आने वाला है, जिसका भी आएगा। भगवान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। शख्सियत में आपको समझने का मौका मिला, संगठन को समझने का मौका मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समाज सुधार के लिए ज़रूरी हैं। अगर लोग उस राह पे जाएंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। तो चलिए, शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।